सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कल पीपल्स पार्टी क़यादत को इमेच्योर और पीडीएम की तौहीन का अजाला करने का कहा। नून लीग की कायद मरियम नवाज ने पीडीएम के शोकॉज का जवाब भी दे दिया और जनरल सेक्रेटरी पीडीएम शाहिद खाकान तो ये तक कह गए कि एतमाद बहाल ना करने तक पीपल्स पार्टी के लिए पीडीएम के दरवाजे बंद हैं। अब आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक एक करके पीडीएम रहनुमाओं के तीनों मुतालबात का जवाब दे दिया है। मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब बिलावल भुट्टो ने कहा कि जेयूआई से अच्छा ताल्लुक रहा है और हम मौलाना की इज्जत करते हैं। पीडीएम का शोकॉज नोटिस मैंने फाड़ा। हम इज्जत की सियासत करते हैं, मौक़िफ़ तब्दील नहीं करते। क्या कहा उन्होंने मौलाना को जवाब देते हुए, ये सुनिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बड़ा हम इज़्ज़त करते हैं। जेयूआई का और जेयूआईएफ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक अच्छा ताल्लुक और राब्ता रहा है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना नज़रिया पे सियासत कर रहे हैं। हम इज़्ज़त के साथ सियासत करते हैं और अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करते। तो हुकूमत की जानिब से तो कई दिनों से नून से मीम और शीन निकलने की बातें की जा रही थीं, मगर आज तो बिलावल ने मुस्लिम लीग से नून और मीम दोनों को ही निकाल दिया और कहा कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। शहबाज शरीफ का जो बयानिया होगा उसे ही नून लीग की पॉलिसी समझा जाएगा। हम ना तो मरियम नवाज को जवाब दे हैं और ना ही नवाज शरीफ को। इस बारे में क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है और सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है, तो जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। बिलावल भुट्टो के सख्त मौक़िफ़ से तो ये लगता है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम को किसी भी किस्म का कोई वजाहती बयान देने को तैयार नहीं है और वो ये ऐलान कर चुके हैं कि नून लीग में अब अगर किसी से बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ से ही होगी। बिलावल भुट्टो सियासी मुखालफीन को तो दो टोक जवाब दे रहे हैं, सियासी मामलात पर भी उनकी बड़ी भरपूर तवज्जो है, लेकिन सिंध जहां पीपल्स पार्टी की 13 साल से हुकूमत है, डाकू वहां आम शहरियों को अगवा करके कत्ल कर रहे हैं, पुलिस वालों को शहीद कर रहे हैं। लगातार 13 साल बाद भी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत को डाकू खत्म करने के लिए ना तो विफाक से एनएफसी की जरूरत है और ना ही किसी इजाफी फोर्स की, क्योंकि सिंध पुलिस से ये काम लिया जाना है और सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी के मातहत ही काम करती है। क्या पीपल्स पार्टी की तरजीहात में ये शामिल नहीं है या फिर ये डाकू सिंध पुलिस से भी ज्यादा बाअसर हैं जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? अब सिंध में अमन अमान की सूरत हाल मुस्तकिल बिगड़ रही है और इस सूरत हाल में चोरी, डकैती, लूट मार, स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान जैसी वारदातों में इजाफा हुआ है। और शिकारपुर में डाकुओं के हाथों पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद वजीर आजम ने वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को अब सिंध में अमन अमान का जायजा लेने के लिए कराची भेजा है। 3 पुलिस वाले अपनी जान से गए तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी मामले की हसासियत का अंदाजा हुआ, बल्कि यूं कह लें कि उन्हें भी होश आ गया और वो अमन अमान का जायजा लेने शिकारपुर पहुंच गए। मुराद अली शाह से जब शेख रशीद की कराची आमद का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर दाखिला की सिंध आमद की इत्तला उन्हें नहीं है, उन्हें कोई इल्म नहीं है और शेख रशीद सिंध आए या शिकारपुर, वो वफाकी वजीर दाखिला हैं, आ सकते हैं। लेकिन शायद मुराद अली शाह साहब भी भूल गए कि वजह शेख रशीद साहब से उनकी मुलाकात तय है। मुलाकात तय होने के बावजूद वो बता रहे हैं कि उनको उनकी आमद का कोई इल्म नहीं है। अब उनकी आमद को तो इल्म नहीं है, लेकिन डाकुओं की मौजूदगी का इल्म है और इस सिलसिले में अब तक क्या किया पीपल्स पार्टी ने 13 सालों में, इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पीडीएम के मामलात को भी डिस्कस करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम से मौजूद हैं और कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा उवैस कादिर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो फिरदौस साहब, शेख साहब यहाँ पर आए हैं अमन अमान का जायज़ा लेना है, लेकिन ये जो अमन अमान का मसला है, ये तो मुकम्मल तौर पर ये सूबे का मसला है। इसमें शेख रशीद साहब या वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, देश के अंदर आईनी तौर के ऊपर पहली चीज़ तो सूबाई हुकूमत इमदाद मांग सकती है। अगर मुझे सही याद हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 249 के तहत वो फेडरल गवर्नमेंट से मदद मांग सकती है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मदद रेंजर्स के ज़रिए भी कर सकती है, फौज के ज़रिए भी कर सकती है।
अगर उस पर वो नहीं करे तो डायरेक्ट इंटरवेंशन की भी राइट है एज फार एज सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स इज कंसर्न। इससे कि ये जिम्मेदारी है, प्राइमरी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, सेकेंडरी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है। इसके लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिवॉल्व कर दिया गया है सूबों को। और इस वक्त कराची में भी जो रेंजर्स ऑपरेट कर रहे हैं वो सिंध गवर्नमेंट की मर्जी से कर रहे हैं। उसको पुलिस वाले इख्तियारात देने के लिए हमेशा माजी में बहस मुबाहिसा होता रहता है था, आजकल नहीं होता। मैं ये समझता हूँ जब वो दोबारा ज़रूरत पड़ेगी फिर बहस व मुबाहिसा होगा। हकीकत ये है कि अगर आप ये देखें कि सिंध में ये मामला जो है नया नहीं है, कच्चे का। बड़ी एक डॉक्टर कैप्टन रिजवान साहब होते थे, उनकी रिपोर्ट है और ये इसकी तारीख है। शिकारपुर में वो एसपी होते थे सुप्रीम, और उन्होंने 14/1/2020 को लिखी थी। आपके व्यूअर्स के लिए वो दिखा रहा हूँ जी। ये कोई टोटल 25-30 सफ़े की रिपोर्ट है। उसका पहला सेंटेंस, दूसरा पैराग्राफ लिखता है, इम्तियाज अहमद शेर यूजेस हिज क्रिमिनल विंग अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट एंड फॉर क्रिएटिंग हिज फेयर इन सोसाइटी। His men killed the son of his political opponent Shahnawaz Bhoi through his criminals and has been threatening in the case they started against him. इसी रिपोर्ट में वो जो सरदार साहब जिनको अब पकड़ा गया है उनका नाम भी लेते हैं, उनके ऊपर कितनी FIRs कटी हुई हैं तेजानी साहब के ऊपर और कौन कौन से टेलीफोन्स हुए हैं, उन सब के रिकॉर्ड है। और ये पूरी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, हर आदमी के लिए लिखा था। और अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ के भी सुना दूंगा। फिर उन्होंने इसी के लिहाज से फराज अहमद जो इम्तियाज अहमद शेख साहब के भाई हैं उनका भी लिखा हुआ है कि उनके ऊपर कितने केसेस हुए और किस किस एजेंसी ने किया हुआ है। अली नवाज शेख ने कितनी दफ़ा फ़ोन किया, किस किस को फ़ोन किया, फ़ोन नंबर्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है। और फिर उन्होंने जब उनको निकाला जा रहा था तो उन्होंने ख़त भी लिखा, ये लिखा 22/2 को। किसको लिखा था? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये वो लेटर है सही। और इसके अंदर भी वो उन्होंने पूरा नाम दिया कि कौन कौन है। गुलाम नबी सन ऑफ गाजी तगानी, अब्दुल वाहिद सन ऑफ गुलाम नबी तगानी, अब्दुल करीम सन ऑफ गुलाम नबी तगानी, गुलाम मोहम्मद सन ऑफ गुलाम नबी तगानी। ठीक है, तो फिरदौस साहब फिर ये इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना होने की फिर वजह क्या है? ये पीपल्स पार्टी अपने सूबे में क्या अमन अमान नहीं कायम करना चाहती और ये चीज़ तो फिर सियासी तौर पर इनके खिलाफ जाती है अगर अमन अमान के हालात ऐसे होंगे? अरबाब साहब देखिए, एक चीज़ आप भूल गए, आपने ये नहीं पूछा कि रिजवान साहब के साथ क्या हुआ। बताइए। जो एसपी साहब थे उनको सूबा बदर कर दिया और आज खुद सिंध पुलिस उसी शख्स को अरेस्ट कर रही है। और ये तगानी साहब को पीस अवार्ड भी दिया इम्तियाज अहमद शेर साहब ने, उसकी भी तस्वीरें मौजूद हैं। वो भी कहेंगे तो निकाल के दिखा दी जाएंगी। जी, जब डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, रावनवार जैसे लोगों को बदस्तूर रखा जाता है। सिंध के कुछ इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर SHO पिछले 14 साल से नहीं तब्दील हुआ, जबकि रोटेशन पॉलिसी के तहत जो पुलिस ऑर्डर में लिखा गया है उसमें टेन्योर की जरूर बात की है। टेन्योर के मकसद होते हैं दोनों तरफ का टेन्योर, मिनिमम टेन्योर एंड मैक्सिमम टेन्योर। मैक्सिमम टेन्योर SHO के लिए 2 साल से ज़्यादा जो बुरा समझा जाता है थाने पे, इससे कि वो फिर वहाँ से, एक तो आपको पता है 2 साल भी इसलिए रखा गया कि हर दफ़ा हर तीसरे महीने चौथे महीने ऑक्शन नहीं होना चाहिए थानों का। इसलिए सिंध में तो बड़ी मशहूर बात है, थाना बिकता है। जब थाना बिकता है तो थाने से पैसे भी कमाए जाते हैं। हर चीज़ अगर आप पुलिस के सिस्टम में देखेंगे तो आपको करप्शन हर जगह नजर आएगी। सही, चलें फिरदौस, मैं आपकी तरफ से वापस भी आता हूँ। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ओवैस कादिर शाह साहब भी अगर टेलीफोन लाइन पर ही ज्वाइन कर लें तो उनका मौक़िफ़ आ जाएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर है आप लोग वफाकी हुकूमत की खामियों को उजागर करते हैं, करना भी चाहिए। जहाँ वो कमियाँ कोताहियाँ करती हैं उनके खिलाफ आपने तहरीक भी चलाई, लेकिन इस सिंध में जो अमन अमान की सूरत हाल है, इन मसाइल को आपकी इत्तेहादी जमात रही है इस पीपल्स पार्टी, इसको अभी आप मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस PDM में आ जाए। कभी बैठकर आप लोगों ने इस मामले पर डिस्कस किया? मौलाना साहब ने इनकी इन अमन अमान में जो ये फ्लॉज हैं इनसे मुताल्लिक कभी बात की है जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, कि ये क्या हो रहा है सिंध में? देखिए, PDM का अलायंस इसका जो ना वो सिंध सूबा जो ना उसका सब्जेक्ट नहीं रहा था, या उसकी गवर्नमेंट जो ना वो कभी उस अलायंस के लिए जो ना वो सब्जेक्ट मैटर नहीं थी। तो मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि मौलाना साहब की कभी डिस्कशन हुई है या नहीं हुई है। जिस मकसद के लिए अलायंस बना था, मेरा ख्याल है जो डिस्कस हुआ होगा या जिस पर जदोजहद हो रही थी या जिस पर जदोजहद होगी,
वो उसी जो उसके मकासद थे उसी के इर्द गिर्द ये बात घूमेगी और उसी के इर्द गिर्द रहेगी। बाकी ज़ाहिर है मुल्क में मसाइल हैं, अगर वहाँ पे मसाइल हैं अमन अमान के तो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी हैं। कल जो रात को अपना तूर साहब के साथ हुआ है, उनके घर के अंदर घुस के हुआ है, तो इस तरह के मामले पूरे मुल्क में हैं और इस मामलात की ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमतें भी होती हैं, इंतज़ामिया भी होती हैं और कुछ और लोग भी होते हैं। सही। ओवैस कादिर शाह साहब ये मैं ज्वाइन कर चुके हैं। ओवैस कादिर शाह साहब, ये हिंद में जो कुछ हो रहा है, वफाकी हुकूमत ने अभी तक ज़ाहिर है बाकायदा तौर पर इंटरवीन नहीं किया, लेकिन शेख साहब को भेजने का मकसद ही है कि यहाँ की अमन अमान की सूरत हाल से वफाकी हुकूमत मुतमईन नहीं है। 13 साल से आप लोग की हुकूमत है, ये इन डाकुओं को आप आज तक क्यों ख़त्म नहीं कर पाए? क्या सिंध पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इनको काबू कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब देखिए, अभी मुझसे पहले कौन बोल रहे थे, मुझे उनका नाम तो मालूम नहीं है। कामरान मुतवल्लिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब। कामरान साहब, अच्छा कामरान साहब, देखिए माजी में अगर आप 13 साल पहले देख लें तो इसी कराची शहर की हालात क्या थे और कराची शहर में अमन अमान का कितना बड़ा मसला था। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 में जब आई तो इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए पुलिस को डीपोलिटिसाइज, जो पहले 2008 से पहले चीजें खराब थी, उसको बिल्कुल आजादाना तौर पे मेरिट बेसिस पे जब पोस्टिंग ट्रांसफर हुए तो यही कराची का शहर दोबारा रोशनियों के शहर में तब्दील हो गया। यहाँ पे रेंजर्स को भी इन्वॉल्व किया गया, लॉ इन्फोर्समेंट दूसरी एजेंसीज की भी मदद ली गई। हालात इतने हद तक बेहतर आ गए जितने किसी को इस वक्त सोच में भी नहीं था। आपको भी इस तरीके इसका पता है कि किस हद तक ये बेहतरी की तरफ चले गए, अमन अमान बहाल हो गया। लेकिन कहीं पे भी क्राइम कहीं पे भी खत्म नहीं हुआ 100%। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पे भी क्राइम और क्रिमिनल्स अभी तक हैं। हाँ, कंट्रोल होता है हर जगह पे, कंट्रोल, बहुत ही चीजें अपने काबू में आ जाती हैं जिस तरह इस शहर में हुई। फिर कभी कभार ये चीजें जब थोड़े बहुत बिगड़ती हैं और उनकी वजूहात क्या होती है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर यही मिसाल आप देते हैं, मैं कोई अपने आप को ये नहीं कह रहा कि ये जो हालात थोड़े बहुत अभी खराब हुए हैं, जो एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं, यही सिंध पुलिस इन पे कंट्रोल करेगी। और ये जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, ये डाकू हैं या कोई भी हैं या कबायली झगड़े हैं, इनका कोई भी मकसद है, देखिए बातें इंटरप्रेट होती हैं बहुत मुख्तलिफ एंगल से, तो इनको यही सिंध पुलिस इंशाल्लाह कंट्रोल करेगी। वजीर आला साहब आज सुबह भी गए थे शिकारपुर, वहाँ पे पूरा ऑपरेशन जो इस वक्त उनको ब्रीफिंग दी गई और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये जो इलाके हैं जहाँ पे ये कबायली तसादुम भी हो रहे हैं, कुछ कबायली तसादुम की आड़ में हैं, कुछ दूसरे जो उधर क्रिमिनल एलिमेंट्स भी हैं, उनको भी सिरे से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और एक चीज़ की गारंटी मैं यहाँ पे आपकी टीवी के तवज्जुह से देता चलूँ कि क्राइम्स जहाँ जहाँ बढ़े हैं इस वक्त 13 साल में सिंध में ये हालात अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक भी हैं कि अगर कराची से रात के टाइम पे भी कोई ट्रैवल करता है कश्मीर तक, सिंध के बॉर्डर तक, तो वो आसानी से ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा अगवा बराए तावान का ऐसा कोई वाक़या नहीं है। जिस तरह पंजाब सूबे में इशू आ रहे थे, मुख्तलिफ इंसिडेंट्स, बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए, वो इस तरह यहाँ पे सिंध में नहीं हुए। हाँ, इक्का दुक्का वारदात कहीं पे स्नैचिंग की या उसकी कंप्लेन बिल्कुल आई है, ये मैं मानता हूँ। कराची में जो अमन अमान की सूरत हाल को काबू करने के लिए आपको रेंजर्स की ज़रूरत पड़ी है, रेंजर्स यहाँ मुस्तकिल तौर पर मौजूद रही है। अब क्या सिंध के हालात को काबू करने के लिए भी रेंजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कराची के हालात भी मुकम्मल तौर पर सिंध पुलिस नहीं कंट्रोल कर सकी, उसमें रेंजर्स का बड़ा किरदार रहा। अरबाब साहब, जब यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इसने कराची में जब ज़रूरत पड़ी तो रेंजर्स की मदद ली। सिंध में हमारी सिंध पुलिस के एफर्ट्स ले रही है और यही सिंध पुलिस, अगर आप कराची से बाहर जाते हैं, जैसे मैंने अभी अपनी आखिरी लाइन में कहा कि अगर कराची से कश्मीर तक कोई रात को भी ट्रैवल कर रहा है तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ एंड सिक्योर जा रहा है। कहीं पे कबायली अगर झगड़े हैं, कहीं पे ज़ाती दुश्मनियाँ हैं, वो एक अलग इशू है, वो बातें खुल जाती हैं, उनको पोलिटिसाइज ना किया जाए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत किसी जगह पे, अगर हमारी अपनी एजेंसीज़ हैं, अगर हमें अपनी एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो हम उनसे मदद ज़रूर लेंगे। लेकिन इस वक्त ये अश्योरेंस है सिंध पुलिस अपने काम कर रही है, हमारे सिंध पुलिस के जवान शहीद भी हुए हैं लड़ते हुए, और यही जवान इंशाल्लाह अमन अमान को बहाल करेंगे। और ये एरिया जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं, इंशाल्लाह इनकी शिकायत भी बंद हो जाएगी। कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, मैं ये सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ख्वाह वो पंजाब की हो, KPK की हो, बलोचिस्तान की हो, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उसके सूबे में अमन अमान की हालात ख़राब हो। इस तरह मुराद अली शाह साहब भी बिल्कुल एक्टिवली इसको देख रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आज से उन्होंने
खुद चीज़ें अपने हाथ में लिए, खुद चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएंगी और उम्मीद है कि ये इंसिडेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। सही। तो फिरदौस शमी नकवी साहब, जब भी कभी वफाकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बात हो तो ऐसा महसूस होता है कि बस सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और कोई शहरी वहाँ पर सेफ़ नहीं है। लेकिन जब हम किसी सिंध हुकूमत के नुमाइंदे से बात करते हैं तो वो फिर आप कराची से कश्मीर तक चले जाएँ, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बड़ी सिक्योरिटी बेहतरीन है। मैं आपका सवाल समझ गया। वैस कादरी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो दूसरी चीज़ ये है कि पहले भाई ये बता दो कि रेंजर्स आई कब थी? रेंजर्स आई कब थी सिंध में, कराची शहर में ख़ास तौर पे? हाल याद है आपको? कब तक सिंध पुलिस जवान होगी कि रेंजर्स को हम खुदा हाफिज कह सकें? आप कोई तारीख देना पसंद करेंगे कि क्या हर जगह लाहौर में रेंजर्स नज़र आती है घूमते हुए? मुल्तान में नज़र आई, गुजानवाला में नज़र आई, सियालकोट में नज़र आई, फैसलाबाद में नज़र आई। बताएं तो कहाँ नज़र आती है रेंजर्स? सिर्फ कराची में क्यों नज़र आती है? आपने क्या सिंध पुलिस एक्ट के तहत रूल्स ऑफ बिजनेस बना लिए? क्या कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया? कब मुकम्मल होगा? वो कैमरे जो माजी में कैमरे लगे थे कितने फंक्शनल है वो तो बता दें। माना कि क्राइम होता है, लेकिन आप इन चीज़ों का तो जवाब दें ना। बेहतरी के लाने के लिए कुछ औजार हैं, कुछ हथियार हैं। ऐसी APC क्यों लेते हैं जिसमें से रॉकेट घुसता हुआ इधर से उधर दो तरफ की दीवार फाड़ के चला जाए? वो आर्मर्ड पर्सनल कैसी है? किस लेवल का वेपन उसको सस्टेन करना था? उसकी स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा था? उसके अंदर केवलार की प्रोटेक्शन दी थी या नहीं दी थी, या टीन की बनाई थी? उसके अंदर क्या खराबी थी? कोई इंक्वायरी बनी है? उसका सप्लायर कौन था? उसका ऑर्डर किसको दिया? उसके पीछे कंपनी कौन थी? कोई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की आपने? वाक़े को आज चौथा दिन हो चुका है। व्हाट वी आर सीइंग इज के रेंजर्स को आए हुए 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, 35 ईयर्स। 35 साल में हम रेंजर्स को पेमेंट कर रहे हैं ये सूबा। इट डजंट कम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों नहीं पुलिस इस काबिल हुई 35 साल के अंदर कि कराची में? आपको पता है कितना बिजनेस कराची में इसलिए नहीं आता जब वो देखते हैं कि यहाँ बंदूकें लिए हुए फौजी घूम रहे। Why would people invest in a city जिसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं हो? जब सड़कों के ऊपर रेंजर्स विद गन्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स देम के गाड़ियों में बैठे हुए बंदूक ऐसे एक्शन में कि अगली दफा फायर हो तो आपकी तरफ आ सकती है। वुड यू लाइक टू गो इन्वेस्ट इन सच अ सिटी? क्या आप वहां फैक्ट्री लगाना पसंद करेंगे? नहीं लगाएंगे। जवाब मुझसे ले लीजिए। बात सारी ये चीजें अच्छी नहीं होती किसी भी शहर के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ के थानों का हाल देखे, बिकते हैं या नहीं बिकते हैं? थानों के अंदर जरा जाके हाल तो देखिए। जहाँ ये देखिए कि आपका पेटी क्राइम कितना बढ़ गया है। मोबाइल फोन स्नैचिंग घटी है या बढ़ी है? फिगर्स को थाने वाइज मॉनिटर करके देखें तो क्या हो रहा है। कार स्नैचिंग बढ़ गई। ये थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। सही। अब ये इन मसाइल का तो सबको अंदाजा है और किसी हद तक ये लोग भी इसका एतराफ़ करते हैं, उस पर काम करने की बात भी करते हैं, लेकिन इसका हल क्या है? ज़रा कामरान मुर्तज़ा साहब से ये जानते हैं, फिर ज़रा PDM के जो जी आप चलें, आप पॉइंट मुकम्मल कर लें। अफसरान बाहोश होते हैं, बेहोश तो होते हैं, बाहोश होते हैं रात 12 बजे के बाद। उसकी भी तादाद मालूम कीजिए। ठीक है, तो कामरान साहब, अब ये इस मामले का हल क्या है? ज़ाहिर हमने देखा था कि ये हुकूमत जब आई थी, पुलिस इस्लाहात की बात की गई थी और मुख्तलिफ रिफॉर्म्स की बात की गई थी, लेकिन वो अमली तौर पर अभी तक उन पर भी काम कहीं हो नहीं सका है। आप क्या समझते हैं, वफाक और सिंध को एक साथ बैठना चाहिए? कहीं इस निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है, वो करनी चाहिए? और फिर ज़ाहिर जो दूसरे सियासी इख्तलाफात हैं, कम अज़ कम इस मामले की हद तक अमन अमान को कायम रखने के लिए उनको बालाए ताक रखकर इस मामले का कोई हल संजीदा तौर पर निकालना चाहिए। कामरान साहब, यकीनन हल तो निकलना चाहिए, मगर वो हम संजीदा हल ये निकालते हैं कि इस वक्त देखिए वफाक में कोई और पार्टी हुकूमत में है और सिंध में कोई और पार्टी हुकूमत में है, तो हम हल इस तरह का निकालते हैं उसका कि हम उसके सियासी मामलात में उस हुकूमत के जो उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसमें मुदाखलत शुरू कर देते हैं। और वो नीयत हमारी जो है ना वो इनफैक्ट ये होती है कि किसी तरह से जो है ना इस गवर्नमेंट को टॉपल करें। यानी फ़र्ज़ कर लीजिए आप PDM को जो है ना वो बहुत इल्ज़ाम ठहराते हैं इस बात के लिए कि जी वो उसको जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो चलो PDM तो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का इत्तेहाद है, वो उनका अपना एक नज़रिया है,
मगर यहाँ पे वफाकी हुकूमत भी सूबाई हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करती, और जब वो एक्सेप्ट नहीं करती तो किसी न किसी तरह से दाम में दर में सुख में जो है ना वो उसको गिराने की या उसको ख़राब करने की कोशिश करती रहती है। गवर्नर साहब भी जो है ना, गवर्नर हालांकि वो रियासत से मुतालिक होता है, उसका जो है ना पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रहता, मगर गवर्नर साहब भी जो है ना वो उसमें जो है ना उनका कोई ना कोई इस तरह से किरदार रहता है इस मामले में कि किसी न किसी तरह से सिंध गवर्नमेंट को ख़राब किया जाए। तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, हुकूमतें यानी एक मुल्क के अंदर सूबाई और वफाकी हुकूमतें एक दूसरे को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगी, पार्टीज़ तो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, पार्टीज़ का रोल डिफरेंट होता है, मगर यहाँ पे हुकूमतें एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती, और जब हुकूमतें एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर अमन अमान का मसला भी पैदा होता है, फिर दीगर मसाइल भी पैदा होते हैं। फिर इस तरह के मसाइल भी पैदा होते हैं कि जो ना वो फ़र्ज़ करिए कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर उसको जो है ना वो लेने के लिए नहीं जा रहे, या उसको जो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो इतला नहीं दी गई थी, या इस तरह से वाइस वर्सा होता रहता है। तो ये हमारे यहाँ तकलीफदेह बातें हैं। वो मिनिमम जो एक क्वालिफिकेशन होती है, जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी की, या वो जो एक डेमोक्रेसी का एक कल्चर होता है, वो हमारे यहाँ क्योंकि ये मिसिंग है, इसलिए जो ना आधे मसाइल जो विफाक में अपोजिशन जमात होती है वो विफाकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करती है, धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। जो सूबों की हुकूमतें होती हैं, सूबों की अपोजिशन जमातें हैं, सूबों पर इल्ज़ामात लगाती हैं, तो ये फिर ज़ाहिर है इन इल्ज़ामात से हट कर कुछ कंक्रीट इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। आप साहब कामरान साहब जो बात कह रहे हैं असूली तौर पे सही है, देखिए एज अ प्रिंसिपल एक्सेप्ट पे कंप्लीट कर थोड़ा, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, मैं ये मुझे एक कामरान साहब की बात को अगर एग्री कर मैं एग्री करके उसको इस तरह बताऊं कि जिस तरह उन्होंने ये बात क्लियर की कि फेडरल गवर्नमेंट अगर हेल्प करने के बजाय कोई ना कोई बहाना। जी वैसा सर कामरान साहब को कंप्लीट अगर करने दें फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी कामरान साहब कंप्लीट कर लीजिएगा। जी 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 हाँ, उसमें इनफैक्ट ये हमारा कल्चरल प्रॉब्लम भी है। मतलब फ़र्ज़ करिए कि मैं और आप कहीं किसी जगह पे भी कोई किसी मुकाबले में भी है और मैं हार भी जाता हूँ और जेन्युइनली हार जाता हूँ तो भी शायद मैं एक्सेप्ट नहीं करता, और मैं हमेशा इस कोशिश में लगा रहता हूँ कि किसी न किसी तरह से आपको ख़राब करता रहूँ। ये जो कल्चरल प्रॉब्लम है या ये जो ये टॉलरेंस का ये लेवल है, ये या वो एक्सेप्टेंस का वो जो लेवल है, ये नॉन एक्सेप्टेंस का लेवल है, ये जो है ना ये हमको पैदा करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी बातों के साथ जो जमहूरियत की जो से मुताल्लिक़ हैं उसमें एक ये रवैया भी जो है ना वो हमारा होना चाहिए। यकीनन पार्टियां तो एक्सेप्ट नहीं कर रही, पार्टियों के कोई जेन्युइन ग्रीवेंस भी होते होंगे, कोई जेन्युइन नहीं भी होते होंगे, मुमकिन है, मगर पार्टीज़ के दरमियान जो है ना ये बात जो है वो समझ में आती है कि पार्टियां एक दूसरे को जो है ना वो क्यों बिछाड़ने की कोशिश करती रहती हैं। मगर हुकूमतों के दरमियान जो है ना इनको एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। ये हमारी हुकूमतें, इस मुल्क की अजीब हुकूमतें हैं कि वो एक दूसरे को फ़र्ज़ करिए दूसरी पार्टी की हुकूमत आ जाती है, उसको किसी न किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। अगर ये किरदार जो है ना वो बरादराना होता सिंध में, तो मेरा ख्याल है सिंध में जो है ना वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़्यादा डिलीवर करती। उसमें एक आप उसको जो है ना, अब मेरी स्टेटमेंट वाइज भी हो सकती है क्योंकि मैं ज़ाहिर है उनको अपोज करता हूँ, मैं अपोजिशन से मुतालिक हूँ, तो मगर स्टिल जो है ना वो अगर वो इसके ऊपर जो है ना वो उसको पैट्रनाइज करते, उसको जो है ना वो लेके चलते, हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को भले ना लेके चलते मगर उस हुकूमत को हुकूमत को साथ लेके चलते, तो यकीनन जो है ना वो मुल्क जो है वो मज़ीद जो है ना या उस मुल्क का ये सूबा जो है ना मज़ीद बेहतरी की तरफ जाता। ठीक है, चलें उवैस कादिर शाह साहब, मैं आपके बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के बाद शाह साहब का मैं इस पर रिस्पॉन्ड ले लेता हूँ और फिर उसके बाद पीडीएम के लिए, पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए अब नून लीग की तरफ से कुछ शराइत लगा दी गई हैं, वो शराइत कितनी संजीदा है, क्या पीपल्स पार्टी इन शराइत को पूरा करेगी? एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उवैस कादिर शाह साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो वैसे सब ये हुकूमतों को एक्सेप्ट करने का जो मामला है, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। ज़ाहिर है ये वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होगा तो ये अमन व अमान जैसे इशूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब से आप उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कहेंगे अब आप? अरबाब साहब देखिए, कामरान साहब ने बहुत सी चीज़ें वाज़े कर दी कि ये इलेक्शन की हद तक तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मंशूर अपनी जगह होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है, फेडरल गवर्नमेंट में पीटीआई है,
इलेक्शंस गुजर गए, तो अब ये फेडरल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि पिछले 3 साल में कितनी दफ़ा ये दावा कर चुके हैं कि सिंध में हालात ख़राब है, गवर्नर राज लगाना चाहिए, 20 दिन के लिए गवर्नर राज होना चाहिए, 1 महीने के लिए गवर्नर राज होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे वो हर गैर आइनी काम के बयानात देते हैं। उनके वज़रा, उनके वज़ीर आज़म की तरफ से बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स आए जो बिल्कुल परेशान कुन हैं। गवर्नर जो स्टेट का नुमाइंदा है, जो एक सिंबल पोजीशन है, सिंबॉलिक पोजीशन है, वो यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। देखिए, अगर यहाँ इस वक्त भी अब अगर वज़ीर आज़म ने भेजा हुआ इंटीरियर मिनिस्टर को, तो वो कल सुबह चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं। आज अगर वो आए हैं तो उन्होंने एक्टिविटी क्या की है, वो कल सुबह क्या करने जा रहे हैं, नोबडी नोज, उसका स्केड्यूल किन को पता नहीं है। और यहाँ पे बातें ये होती हैं कि 30 साल से अभी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फिरदौस शमीम नकवी साहब, अगर उन्होंने ये रेंजर्स के बारे में कहा, पुलिस की इंक्वायरीज़ के बारे में कहा, जो उन्होंने बातें कही, मेरे पास उन सब के जवाबात हैं, विथ प्रूफ्स हैं। लेकिन मैं इनको एक बात बताता चलूँ, और आपके चैनल के तवज्जुह से सारे नाजरीन भी इस बात को जानते हैं कि जब पहली दफ़ा डाकुओं पे जब ये पुलिस ने वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया, तो लीडर ऑफ अपोजिशन, जो इस वक्त के लीडर ऑफ अपोजिशन है हलीम आदिल शेख साहब, वो शिकारपुर पहुँचे। वो वहाँ पे पहुँचे, हॉस्पिटल में जो ज़ख्मी हमारे जवान थे उनकी अयादत की, और वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका ये स्टेटमेंट है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, अच्छे तरीके से इलाज भी हो रहा है, और इस वक्त भी पुलिस दिलेराना तौर पे अंदर ऑपरेशन जारी रखे हुए, और उम्मीद है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। ये उनका स्टेटमेंट है खुद का, जो वहाँ पे ग्राउंड पे खड़े थे। प्रैक्टिकल रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज की कोई बात नहीं करता। ये बहुत अफसोस की बात है। बड़ों को, जख्मी पुलिस एहलकारों को देखकर जज्बाती हो गए, बात सुनी थी, लेकिन जज्बात में बयान दे दिया होगा उन्होंने। देखें उस वक्त अगर वो उधर खड़े हैं ग्राउंड पे, और लीडर ऑफ अपोजिशन इतना जिम्मेदार बंदा, वो एक इतना गैर जिम्मेदाराना बयान वहाँ पे नहीं देख सकता। वो ग्राउंड रियलिटीज़ को वहाँ पे देख रहे थे। यहाँ कराची में बैठे हुए अगर कोई हमारा भाई, कोई बुजुर्ग कोई गलत बात कर रहा है, तो उसको पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए कि वहाँ पे जो हमारे जवान ग्राउंड पे खड़े हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं। देखें, मुझे कंप्लीट करने दें फिरदौस साहब, मैं आपके उसमें बीच में नहीं बोला। फिरदौस साहब, मैं देखिए, कामरान साहब ने बात की, ये तो एक हकीकत है, ये बिल्कुल एक हकीकत है, और ये तल्ख हकीकत है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब को बहुत से ऐसे मौके मिले जिस पे वो सिंध हुकूमत को ऑन करते और कहते कि ये भी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हमारा सूबा है, हम इसको साथ लेके चलेंगे। आपको मैं 10 चीज़ें गिनवा सकता हूँ, आप स्टार्ट करें, शुरू से स्टार्ट करें। कोई भी ऐसा पानी का मसला हो, कोरोना का इशू हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे कोई बात आ जाए, हमेशा कोई लॉ एंड ऑर्डर पे बात आ जाए, थोड़ी थोड़ी बात पे गवर्नर राज, थोड़ी थोड़ी बात पे कोई गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों की बात और धमकी दी जाती है। वो आइलैंड्स का इशू हो, देखिए मिल के बात करने के लिए हम लोग बैठे हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम बात डिस्कस बॉटल नेक्स को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पहले दिन से रवैया ऐसा रखा गया है जिसमें कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बात नहीं कर सकता। बार बार ये कोशिश की जाती है कि चीफ मिनिस्टर सिंध के पावर्स को खत्म किया जाए। मैं ये पूछ रहा हूं फिरदौस शमीम नकवी साहब से, मुझे ये बता दें कि जब यहां पे ऑफिसर परफॉर्म कर रहा है, अरबाब साहब एक बात, जब ऑफिसर्स यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं पुलिस के, यहां पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो क्यों एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से लेटर आ जाता है कि ये ऑफिसर फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए, ये सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए? सही, चलो वैसा मैं आपके वापस आता हूँ, जरा आपका कनेक्शन भी इस वक्त कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो फिरदौस साहब, जब लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ खड़े होकर सिंध हुकूमत की सेहत की फैसिलिटीज़ की भी तारीफ़ कर रहे हैं, पुलिस की सलाहियत पर भी उन्हें शक नहीं है, तो फिर आपको और जमात के दीगर लोगों को क्यों इतने एतराज़ात हैं? आप इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर कामरान साहब से जरा मैं PDM वाली बात शुरू करूँगा। पहली चीज़, एक तो चीज़ ये है कि अगर वहाँ इयादत करने गए हैं, जो फैसिलिटीज़ के हालचाल हैं वो हम दिखा चुके हैं टीवी के ऊपर। जितनी जगह जा रहे हैं, आप खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम, जिस जगह कुत्ते के काटे की दवा नहीं मिलती है अस्पतालों में, वहाँ क्या सूरत हाल होगी, मुझे उसका बयान करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट एबल, जहाँ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ सबसे ज़्यादा हो चारों सूबों में, उसकी क्या बात करूँ मैं। जहाँ तक ये पुलिस अफसरान की कार्रवाई की बात करते हैं, तो वो KPIs तो बता दें जो इन्हें अचीव करने हैं। इनके वो पुलिस अफसरान जो रोटेशनल पॉलिसी के तहत जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि ये फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को किसी भी जगह 3 साल से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर उनके 3 साल पूरे हो गए तो उनको क्यों नहीं बुलाया जाए, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये हर बात पे एतराज़ करते हैं। देखिए, बंडल आइलैंड का सिलसिला था, इन्हीं ने पहले NOC लेटर दिया, उसके बाद विड्रॉ कर लिया। ये कॉपरेशन है? ये किस चीज़ की कॉपरेशन है?
इनके वुज़रा मुर्तज़ा इन दोनों आइलैंड्स के नाम आपको पता है? फिरदौस साहब, आप आज टीवी पे बता दें, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। आप इन दोनों आइलैंड्स के नाम तो बता दें। आप यहाँ सिंध में रहते हुए यहाँ के लोगों से इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि आपको नामों का तो पता है नहीं। आपको जिसने स्क्रिप्ट दे दिया, आपको डायलॉग्स लिख के दे दिए, बगैर सोचे समझे आपने बोल दिया। कहाँ हमने आपको दिखाएं? अरे फिरदौस साहब दिखा दे, नाम बता दें, मौका दिएगा जरा। पूछे ये नाम बता दें सिर्फ दोनों आइलैंड्स के। जी फिरदौस साहब, नाम अगर आपको पता है तो बता दें। वो दोनों आइलैंड्स के नाम अली जैदी साहब ने भी वो एक एनओसी टाइप का पेपर दिखाया तो था, वो एनओसी था या नहीं था, आप लोग ही तय कर लें आपस में। नॉलेज का कोई टेस्ट है, आप अपने लेटर को कैसे विड्रॉ करते हैं? अरे वो कोई एनओसी नहीं था अरबाब साहब, ये क्लेम करते हैं। ये मेरे साथ बैठ जाएं, नाम बता दें, मैं सारी चीजें मैं इनकी मानूंगा। ये नाम तो बता दें, दोनों आइलैंड्स के नाम क्या हैं। और ये फिरदौस साहब इस तरह मत करें। आप एक काम करें कि सच बोलें। आप इसी प्रोग्राम में अली मादिल शेख को, जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है। आपने इस प्रोग्राम में अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को कह दिया। जब आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को, वैसा उन्होंने आपको कहा कि आप मिसकोट कर रहे हैं उनके बयान को, वैसा आपको कह रहे हैं कि आप मिसकोट कर रहे हैं। जरा जी फिरदौस साहब, मुझे यकीन है गलत बोल रहे हैं आप, भेजे मुझे। एक्सेप्ट कर रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन, वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज को भी एक्सेप्ट कर रहा है, पुलिस की कार्रवाई को भी एक्सेप्ट कर रहा है, और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये झूठ है। अच्छा देखिए, इससे अरबाब साहब जाहिर होता है कि ये अपने लीडर अपोजिशन को भी जब झूठा कह रहे हैं तो ये तो किसी की बात मानेंगे नहीं। वैसे वो आपको कह रहे हैं कि आप मिसकोट कर रहे हैं। लोगों की मसला ये है कि पॉलिटिकल लोग है नहीं, अवामी लोग है नहीं। वैसे सब जरा रुकिएगा फिरदौस साहब, चूंकि स्काइप पे उनकी आवाज फिर नहीं सही आ पा रही, जरा उनका पॉइंट ले लें, एक एक करके बात करते हैं ताकि फिर पॉइंट आ सके। जी फिरदौस साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास उनकी जो वीडियो भेज देता हूँ ना आपको, चला दीजिए अगर आप नहीं निकाल सकते। आप बिल्कुल भेजो। और अली जैदी साहब से आप वो नोटिफिकेशन भी अगर मंगवा लें तो वैस कादिर शाह साहब को वो नोटिफिकेशन भी हम दिखा देंगे। बिल्कुल बता दें, बिल्कुल बता दें। आप गूगल कर लीजिए, आपको भी मिल जाएगा। मैं भी आपको वो लेटर, मैं भी आपको वो लेटर दिखा देता हूं अरबाब साहब, जो सिंध गवर्नमेंट ने लिखा था, और उसको अच्छे तरीके से किसी फिरदौस साहब किसी इंग्लिश के प्रोफेसर से पढ़वा लें ताकि उसकी वोकैबुलरी और उसका जो सारा नॉमेनक्लेचर उनके सामने आ जाए कि उसमें लिखा क्या पता, वो क्या, उसका मतलब क्या है। और उसके बाद देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमें क्या कहा। क्या हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट सिंध में शुरू करना चाहे उसकी मुखालफत करें। हम तो चाह रहे हैं कि आए, बैठे, हमारे साथ काम करें, लेकिन अगर आप भी तरीकों से काम करें, आप भी साथ बैठकर काम करना चाह रहे हैं फिरदौस साहब, आप भी साथ बैठकर काम करना चाह रहे हैं, एक दूसरे की बात को तहम्मुल से, सब्र से सुने भी और इख्तिलाफ को बर्दाश्त भी करें। एक बात करें, अगर हमारी एनओसी थी तो उन्होंने रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस क्यों निकाला? क्यों ऑर्डिनेंस के जरिए उस पे रिस्पॉन्ड करने का मौका जरा फिरदौस साहब को दीजिएगा। कह रहे हैं कि एनओसी दी थी जी, तो ऑर्डिनेंस क्यों निकाला आप लोगों ने? चलिए, वह सब पॉइंट आपका ये आ गया जी, ऑर्डिनेंस क्यों निकाला फिरदौस साहब, मुख्तसरन जरा इसका जवाब दे दें, फिर कामरान साहब की तरफ में जाऊं। बड़ी पहली चीज है, वैसे साहब से मेरी तरफ से पूछिएगा, वो 2000 बसें जो पिछले अगस्त में आनी थी, और वो नासिर शाह साहब की जो 10,000 बसें उनके दौर में आनी थी, वो कराची को कब मिलेंगी? जहाँ तक ऑर्डिनेंस का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को पता है कि ऑर्डिनेंस की लाइफ जो है वो 90 डेज होती है, और किसी आइलैंड को भी डेवलप करने के लिए 90 डेज में कोई चीज़ डेवलप नहीं होती। उसकी ज़रूरत ये थी कि एक इंटेंशन थी, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट कर रहे थे और उस पर डिबेट भी होनी थी, लेकिन प्रोसेस को इनिशिएट किया जा रहा था। वी वांटेड टू शो द गुडविल ऑफ द गवर्नमेंट एंड सी कि भाई क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। अभी भी अगर फेडरल गवर्नमेंट ने विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट करना होता, और विदाउट, हमने तो उनको भी दावत दी, गवर्नर ने दावत दी, ऑन रिकॉर्ड है कि जी मिल बैठ के इस मसले को हल कर लें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्हीं ने क्या कर लिया उसके बारे में? मुझे बोलने का इसके बाद जरूर मौका दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, बस कामरान साहब की तरफ भी जरा जाने चले। हु इज द लूजर? लूजर कौन है? अरबाब साहब, सिर्फ एक लाइन इनकी बात में ही इनका झूठ छुपा है। माफ कीजिएगा, ये दो बातें कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने एनओसी दे दी, फिर कह रहे हैं ऑर्डिनेंस हमने नहीं निकाला, उस पर डिबेट होना था। मुझे इनकी बात समझ में नहीं आ रही। जब हमारा एनओसी आपके पास था तो ऑर्डिनेंस क्यों निकाला? जब आप कह रहे हैं कि हमने इस पे एग्री थे तो आप क्या इशू क्या था आपके पास? आपने आखिर ऑर्डिनेंस की जो फैक्ट्री प्रेसिडेंट हाउस में लगाई हुई है, क्या उसमें इतने पेपर्स आपने डाल दिए हैं कि हर सुबह एक नया ऑर्डिनेंस निकालते हैं और उसको फिर नल एंड वॉइड कर देते हैं?
क्या आपको रात के अंधेरे में ये बात करने की जरूरत क्या थी जब हमारा आपके पास एनओसी था? आप आ जाते, यहाँ पब्लिक कर देते, मीडिया में दे देते। गवर्नमेंट जवाब ले लूंगा सब लेटर्स मैं आपको भेज देता हूँ जी। फिरदौस साहब, टीवी प्रोग्राम जब नोटिफिकेशन था फिर आपने ऑर्डिनेंस क्यों निकाला? फिर तो आप जाकर इनके साथ मामला तय करते, बात करते जाके। सॉरी, देखिए पहले इनसे एनओसी ली गई और उस ऑर्डिनेंस में बाकी चीजें भी थी उसकी डेवलपमेंट की। इट वाज नॉट ओनली अबाउट द परमिशन। अच्छा, आप फिरदौस साहब आप कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस पहले आया, एनओसी बाद में आई है? नहीं जी, ऑर्डिनेंस से पहले एनओसी नहीं दी। चले अरबाब साहब, सारी बातें खत्म, नाम पूछ लें। अरबाब साहब नाम पूछ लें आइलैंड्स के। ये बात करते हैं, डिबेट करेंगे, आइलैंड्स पे नाम तो पूछें, नाम पूछ लें इनसे। आप बता दें फिरदौस साहब, अगर आप नाम बता दें, बाकी बातें बाद में करेंगे, ताकि ये पूरा अवाम, पूरी कौम सुन सके कि आप जो स्क्रिप्ट राइटर आपका जो है उसने आपको नाम ही नहीं बताया। आप वो नाम तो बताएं। कुत्ता आइलैंड कह तो रहा हूं, एक को कुत्ता आइलैंड कहा जाता है। अरे नाम बता दो फिरदौस साहब, नाम बताओ। ये कह दिया करें कि आपको आधा घंटा पहले ट्यूशन देके समझा दें कि आपको किस तरह बोलना है। चलिए ला दें सरकार, आप अरे आप कम अज कम नाम बता दें। और फिरदौस साहब जरा रुकिएगा, दोनों हजरात से गुजारिश है, रुकिएगा। जब वो आप लोग एक साथ बात कर रहे हैं वो तक आप लोगों की बात भी नहीं पहुंच पा रही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कामरान साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जरा पीडीएम वाले मामले पर भी बात करना है, उस मामले तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि बहस इतनी तवील होती जा रही है। एक ब्रेक के बाद कामरान साहब से शुरू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बगैर वक्त ज़ाय के कामरान साहब, आपसे मेरा सवाल है, आप ये चाहते हैं कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी वापस आ जाए? पहले ज़रा इसका सादा सा जवाब दें। मैं ये चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी वापस आए, मैं ये चाहता हूँ कि एएनपी भी वापस आए। मुझे उनकी जद्दोजहद का इतराफ़ है उनकी। मैं एक छोटा सा एक वाक़या इस हवाले से आपको बता देता हूँ। मैं बीबी की शहादत के वक्त मैं सेनेट में था, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और बीबी जब वो आना था तो मुझे उसी तरह से शौक़ था जैसे कोई मेरा अपना लीडर वापस आएगा। मेरा ये मैंने लोगों के साथ डिस्कस किया कि वो आएंगी तो मैं उनको कम से कम पार्लियामेंट में देखूँगा, उनसे सीखूँगा। इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो कि मेरा पीपल्स पार्टी से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मगर इसके बावजूद जो ना ये बड़े लोग थे, इनको कभी भी जो है ना वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। या इस पार्टी की जो जद्दोजहद है वो बहुत बड़ी है। इसी तरह से एएनपी में वली खान का और बादशाह खान साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा है। वो आएंगे, मगर ये सारा कुछ जो ना वो फिर मामलात को एंटी इस्टेब्लिशमेंट में लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं लेके जाएंगे फिर तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। हमने कल जवाब देना है, हमारे बच्चों ने हमसे आके जवाब लेना है, हमारा गिरबान पकड़ना है कि बाबा ये क्या किया था आपने, ये क्यों जो ना ये मुल्क इस तरह से ख़राब हो गया, क्यों ये मुल्क का आधा हिस्सा चला गया था, इसका कौन जिम्मेदार था। जब ये जिम्मेदारियों को तयन होगा तो उसमें कहीं ये ना हो कि कोई हमारा गिरबान, कोई हमारी आस्तीन, कोई हमारा दामन पकड़ ले। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को इस जद्दोजहद में, एएनपी को इस जद्दोजहद में शरीक होना है, गुस्से को थूक देना है। मुमकिन है गलती हमारी हो, मुमकिन है गलती उनकी हो, मगर मामलात को आगे लेके चलना। और कानून साहब, ये मामलात आगे किन शराइत पर जाएंगे? पीपल्स पार्टी क्या करे तो फिर आप लोग पीडीएम में इनको वापस वेलकम करेंगे? जब साथ चलना होता है तो फिर शरायत नहीं होती। वो तो मियाँ बीवी की भी शरायत नहीं होती, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर वो दोनों सारी कर लेते हैं। तो इसमें अगर शर्तें शरायत रखेंगे तो फिर साथ इकट्ठे चल नहीं पाएंगे। असल शर्त ये है कि हमने इस मुल्क में एक असल जमहूरियत की जद्दोजहद करनी है, अवाम के हक़ हाकमियत की बात करनी है, अवाम के हक़ हाकमियत को बहाल करना है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके लीडर हैं और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी गलती का एतराफ़ करे। फिर आज नून लीग ने तो मजीद सख्त शराइत आयद कर दी हैं कि पीपल्स पार्टी गिलानी साहब को विड्रॉ करे, सेनेट की अपोजिशन लीडर की सीट छोड़े, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी वापस आ सकती है। तो अगर नून लीग इतनी सख्त शराइत आयद कर रही है और मौलाना साहब माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पीपल्स पार्टी के लिए वापस आना। कोई एक कदम आगे बढ़ने का सिर्फ इशारा दे, दूसरे 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। ऐसी ये जब टेंशन होती है ना, तो टेंशन में फिर एक दूसरे को इसी तरह से घूर के देखा जाता है, कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हम सबको ये टेंशन को मिल के जो है ना रिड्यूस करना है, बल्कि ख़त्म करना है।
और ख़त्म करके जो है ना वो सिर्फ एक एक मकसद को जो है ना लोगों के हक़ हाकिमियत वाले मकसद को उसको सामने रख लें। अगर वो बहाल हो जाता है तो हम कामयाब है, और अगर वो हम बहाल नहीं कर पाते इस मुल्क में तो हम नाकाम हैं। तो मतलब पीपल्स पार्टी अगर आपकी तरफ कदम बढ़ाएगी तो फिर ये तमाम शर्तें ख़त्म हो जाएंगी, कोई शर्त आयद नहीं की जाएगी, कोई माफ़ी का मुतालबा नहीं होगा, अपनी गलती का एतराफ़ करने का मुतालबा नहीं सिर्फ होगा। थोड़ा सा प्यार से देखिए, हम आगे बढ़ के खुद गले लगाएंगे इनको अपने दोनों हाथों से आके इनको वो वेलकम करेंगे, इनके पास आएंगे, थोड़ा सा नून लीग का भी गुस्सा ठीक करेंगे, वो थोड़ा सा तो ठीक करें ना मामलात को, कुछ थोड़ा वो करें, कोई तो आगे बड़ा बन के आगे आए ना। तो जिनकी जदोजहद बड़ी होती है वो ज़्यादा जो है ना इस हवाले से उनको कॉन्शियस होना चाहिए कि हमने कल जाके लोगों को जवाब क्या देना है कि इस बात पे, इतनी छोटी छोटी बात पे, इतने मामूली मसाइल पे जो है ना हमने आपस में जो है ना एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। मकसद अगर आपका अजीम है तो फिर अजीम मकासद के लिए बहुत छोटी छोटी बातों को ये नज़रअंदाज करके आगे चलना पड़ता है, मुस्कुरा के उसको मिट्टी में डालिए। सही। तो वैस कादिर शाह साहब, ये थोड़ा सा प्यार से देखें आप कामरान साहब की तरफ, थोड़ा मुस्कुरा कर इनसे बात करें ताकि ये मामलात हल हों। एक दिन मौलाना साहब का बयान आता है, बिलावल साहब दूसरे उनको जवाब देते हैं, नून लीग अपनी शराइत ले आती है। अब करना क्या है पीपल्स पार्टी ने? PDM में शामिल होना है या फिर जवाब ना है इनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जदोजहद की जो कामरान साहब ने बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो माजी में जदोजहद की है, जो जानों का नजराना हमारी लीडरशिप ने पेश किया, इस पर किसी को शक नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बका के लिए जदोजहद माजी में भी की है, और आज भी ये PDM का जो बुनियादी पत्थर रखा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही PDM बनवाया। वहाँ पे जब बैठे, डिस्कशंस हुई, सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। तो हम जदोजहद करना जानते हैं और हम जदोजहद करते रहेंगे। लेकिन PDM में जब PDM आई तो ये कामरान साहब भी इत्तफाक करेंगे कि इसमें ये डिसाइड हुआ था कि इसमें कसरत राय से नहीं, इत्तफाक राय से फैसले किए जाएंगे। जब सब इस पे इत्तफाक करेंगे उस डिसीजन को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत सी बारीकियां हैं जब जो लिखी गई थी, जो पॉइंट 1 से 25-26 तक लिखे गए थे, उन पे सबको अमल दरामद करना होगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी कोई ऐसा रास्ता नहीं चुना जो उसका अपने मकसद के लिए हो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस PDM में बहुत सी ऐसी जमातें, एक आध जमात ऐसी है जो अपने फ़ायदे के लिए सबको एक तरफ घसीट रही हैं। अब उसका मिसाल आप देख रहे हैं। अगर हमें कामरान साहब कह रहे हैं कि हम मुस्कुरा के देखें, तो जी हम तो मुस्कुरा के भी देखा, बड़े दिल का मुजाहरा भी किया। शहबाज शरीफ साहब के डिनर में चले गए, चेयरमैन साहब आउट ऑफ कंट्री थे, हमारा पूरा सीनियर लीडरशिप वहाँ पे गई, वहाँ पे बैठे, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने बातें की, और दूसरे दिन मरियम बीबी ने कुछ बात ही और शुरू कर दी। देखिए, चचा एक बात कर रहा है, भतीजी दूसरी बात कर रही है, और उनकी तलखी उनकी अभी तक गई नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो इस तरह बोल रहे हैं जैसे PDM उनके घर की कोई गुलामा हो, उनके घर का कोई गुलाम हो जिसको वो जिस तरह चाहेंगे बिठाएंगे, वो बादशाह ना शाह ना। नून लीग के पार्टी लीडर्स का आज जो इजलास हुआ, जो मीटिंग हुई है, उसमें ये तय हुआ है, और फिर पेपर को पढ़े, उसमें तय हुआ है कि अब आपको गिलानी साहब को विड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आप PDM में शामिल हो सकते हैं, उसके बगैर आपको PDM में नहीं लिया जाएगा। नून लीग ने आज बिल्कुल वाज़ेह और ये शर्त आपके सामने रख दी है। देखें, हमारा भी स्ट्रेट मौक़िफ़ है। जो मजाक में बातें हो रही थी, जो लाइटर नोट पे हो रही थी, अब वो अगर सीरियसनेस वो दिखा रहे हैं तो हम भी उनको क्लियर बता रहे हैं कि ये पहले उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम उनके मातहत नहीं है जो हमें वो शोकॉज दे रहे हैं। शोकॉज देने की उनका कोई इख्तियार नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अच्छे तरीके से ये पता है कि उनका ये इख्तियारात ही नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शोकॉज दें। वो बुला के पूछ जरूर सकते थे PDM की मीटिंग में, बट ही हैज़ नो राइट टू डू दिस। अगर वो इसी तलखी का उनका बयान है, स्ट्रेट बयान है, तो हमारा भी एक क्लियर स्टैंस है कि हम कभी ऐसी जद्दोजहद में शामिल नहीं होंगे जिसमें ये समझते हैं कि हम इनके मातहत आते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये दुहाई देना कि वो पीछे हट गई लॉन्ग मार्च से और वो जद्दोजहद से पीछे हटेगी, तो ये अपने मुंह की खाना है। उनके पास कोई इस वक्त माजी में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है नून लीग की तरफ कि उन्होंने कोई जमहूरियत की बहाली के लिए कोई जद्दोजहद की हो, कोई उन्होंने जानों का नजराना पेश किया हो। ये पूरी कौम को पता है कि माजी में कौन किसके साथ रहा है और कौन किसके साथ लड़ा है। तो इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जदोजहद में है।
अपने तरीके से जदोजहद जारी रखेगी। जो पॉइंट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीडीएम में रखे थे, जो इश्यूज रखे थे, हम उन पे अपनी जदोजहद करते रहेंगे। हम अकेले ही होंगे, हम इंशाल्लाह अपने हकूक के लिए, अपने लोगों के हकूक के लिए, इस मुल्क की बका के लिए ज़रूर लड़ेंगे। सही। तो फिरदौस साहब, जब ये पीडीएम में पीपल्स पार्टी एएनपी अलहदा हुई थी, थोड़ी तकसीम होती नजर आई पीडीएम, ऐसा लगा था कि हुकूमत की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है, लेकिन कराची का बाई इलेक्शन हुआ, पीडीएम की जमातों ने अलग अलग वहाँ कॉन्टेस्ट किया, हुकूमत उस इलेक्शन में भी हार गई, हुकूमती जमात। तो इसका मतलब कि पीडीएम की तकसीम से हुकूमत को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पे हमें पीडीएम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तकसीम हो गई तो क्या फ़र्क पड़ना, लेकिन उन्हें तकसीम होने के बाद भी आपको इलेक्शन हरा दिया है। नहीं, मैं तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इलेक्शन किस तरीके से हराया उसकी कहानी एक मुख्तलिफ है। मैं उसमें जब तक इस इलेक्शन के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए वहाँ पोलिंग एजेंट्स होंगे, कोई पार्टी नहीं जीत सकती। इसके अंदर वो सिर्फ हमारी जैसी पार्टियां होती हैं जो हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन पे यकीन रखते हैं कि पंजाब में PMLN को जीतते हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन को करती है। लेकिन मैं वैस कादरी शाह साहब से दो बातें करना चाहता हूँ। भाई, कौमी ज़बान की इज्जत करें। अगर आपको गुलाम की नहीं पता उर्दू तो उसको कनीज़ और लौंडी कहते हैं, ठीक है? आइंदा के लिए यह कर लें। और जो सवाल आपने मुझसे पूछा था, एक का नाम बुड्डो आइलैंड है, एक का बंदर आइलैंड है, तो वो भी आपको जवाब दे दिया। जहाँ तक आपके सवाल के, ये पापा डैडी मौलवी बचाओ मूवमेंट है, ना पापा बचेगा। देखिए, आपके सवाल का इस वक्त भी जवाब गलत है कि डिंगी और भुंडार आइलैंड्स का नाम है। और मैं उर्दू ज़बान की इज्जत करता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी नेशनल लैंग्वेज है और मुझे आप जैसे उस्ताद की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप तो 6 नंबर पे आ गए कराची में, आपकी तो असलियत ये है 5वें पे, वैसा आप नाज़िम जितने भी आपने वोट नहीं उठाए, एक नंबर बढ़ा दिया आपने। बाकी आपसे जो 5 जमातें थी, 5 जमातें जो आपसे आगे, देखें मैं तो अभी मैंने एक बढ़ा दिया है, अभी और बढ़ा देंगे कुछ दिनों में, आप देख लें। इनको तो रिजेक्ट इस मुल्क ने अभी करना शुरू कर दिया। कराची से कश्मीर तक जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं, इनका हशर देखें क्या हुआ है। अच्छा, इनको पीडीएम याद नहीं है, इनको रात को ख्वाब में भी पीपल्स पार्टी याद आती है। अच्छा, इनका काम यह है सिर्फ कि देखें भाई, अब अपने आप को संभालो, ना अहल तरीन में से तरीन अलग हो गया। अब देखें 2 ग्रुप बन गए, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज ग्रुप, दूसरे मामला तय हो गए, वैसा वहां तो मामला तय हो गए, वो लोग साथ हैं। ग्रुप आप बताएं ना, वो अंडा कबूतर ग्रुप, वैसा रुकिए जरा, फिरदौस साहब का जरा, फिरदौस साहब का पॉइंट आने दीजिए, होना है ना, वैसा जरा रुकिएगा। फिरदौस साहब अपनी बात जरा मुकम्मल करें। बात यह है कि आपने इनसे सवाल क्या किया, माफ कीजिएगा, आपने इनसे सवाल क्या किया और ये जवाब क्या दे रहे हैं। चलो उनसे दोबारा, नाम इनको फिर भी पता नहीं है, नाम इनको फिर भी नहीं आता, लेकिन बोलेंगे जरूर। अरे माफ कीजिएगा फिरदौस साहब, आप अपने सवाल का जवाब दें, आप मुझे मत सिखाएं कि कौमी ज़बान की इज्जत करें या वैसा जरा काइंडली मौका दीजिएगा। वैसा जरा आप अल्हम्दुलिल्लाह वो बन जाएं जो आपको बनना चाहिए। जी फिरदौस साहब अपना पॉइंट मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, बात ये है, अगर सही मानों में कराची की खिदमत हुई होती तो 13 साल बाद कराची के ये मसाइल नहीं होते और फिर पीपल्स पार्टी जीतती, तो हमें कोई इतराज नहीं होता। कराची की खुदा के बंदे पीडीएम की बात कर लो, पीडीएम पे, और पीडीएम पे तो कुछ बात कर लो। और बाप सवाल आपने पीडीएम का किया जी, वो उसी तरफ आ रहे हैं, वैसा तमीद बांध रहे हैं। वो सवाल कर रहा है आपसे पीडीएम का, क्या उसकी तरफ अरबाब। अब देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इनका माइंडसेट क्या है। आप मुकम्मल करने दें। जी फिरदौस साहब, आप बात मुकम्मल कर लीजिएगा। वैसा तमहीद बांध रहे हैं, थोड़ा उसी तरफ आ रहे हैं, पीडीएम की तरफ। जी फिरदौस साहब, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं तो ये इस्तीफे दे देंगे। नवाज शरीफ हमें मिल जाए और इनके इस्तीफे मिल जाए, हम बड़े खुश होंगे। हम तो दोनों के ख्वाहिशमंद हैं, ये नवाज शरीफ को भी ले आए, अपने इस्तीफे भी दे दें। छोड़ा क्यों नवाज शरीफ को बाहर? नवाज शरीफ को किसने छोड़ा? नवाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद बाहर जाने दिया, खुद कैबिनेट को ब्रीफ किया कि वजीर को जाने दें, इसकी तबीयत खराब है, और उसके बाद फिर सर पीट रहे हो। ओ भाई, आप लोग ये दोहरा पॉलिसी जो अब पूरे मुल्क को पता चल चुका है कि आपकी बातें क्या हैं। वो सब थोड़ा सा वक्त जरा कम है। फिरदौस साहब की बात मुकम्मल करने दीजिएगा जरा, अगर वक्त बचा तो कामरान साहब से भी आखिरी टेक में ले लूंगा। जी फिरदौस साहब, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए पीडीएम क्या है, किरदार वाइज देख लें, ये भानमती का कुनबा है, ये जुड़ के तो कभी कुछ काम कर नहीं सकता। इन्हीं ने जब जिसको मौका मिला है अपने मफादात की सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने मफाद की सियासत की, आप देख लीजिए, जिसे इनके जो खिलाफ वोट दिया
उसी के साथ मिलके ठीक है। वोट बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, ओवैस कादिर शाह साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।